सुप्रभात स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की ओर ध्यान देंगे। हिंदी भाषा जो है वह व्याकरण पर व्यवस्थित रूप से स्थित है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करता है और साहित्य के कलेवर को निखारता है, भाषा का मार्जन करता है। व्याकरण के बिना साहित्य जो है वह उपहास का पात्र बन जाता है। अतः व्याकरण के ज्ञान के लिए हमें सबसे पहले भाषा का ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। भाषा का अर्थ होता है वाणी, बोली, अर्थात भाषा जो है वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपनी मन की बातों को दूसरे तक संप्रेषित करता है, दूसरे तक पहुंचाता है। इसके रूप कई हैं। कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बातों को रखता है, कोई व्यक्ति लिखकर रखता है और कोई व्यक्ति संकेत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से अपनी बातों को समझाता है। तो यहाँ अब गौर करने की बात है कि जब बच्चा जन्म लेते हैं, छोटे होते हैं, तो क्या उसे व्याकरण की कोई जानकारी होती है? व्याकरण की उसके पास कोई पुस्तक होती है? नहीं। लेकिन वह बच्चा भी अपनी बातों को प्रकट करता है, रो करके, इशारा करके वह अपनी भूख की ओर संकेत करता है, दर्द की ओर संकेत करता है और हम लोग उसकी बातों को समझते हैं। तो अपनी भावना को प्रकट करने के लिए जब हम दूसरे को प्रेषित करते हैं तो वही भावना जो है भाषा का रूप लेता है। अब हम व्याकरण के रूप में विस्तृत चर्चा अगले क्लास में भी आप समझे हैं और इस क्लास का जो चैप्टर है 8 का, उसका शीर्षक है भाषा एवं व्याकरण। तो हम भाषा में पहले आ रहे हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक व्यक्त भाषा और दूसरी अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा जिसे हम आसानी से दूसरे को समझा देते हैं और अव्यक्त भाषा जिसे हम बोल नहीं सकते हैं, प्रकट नहीं कर सकते हैं और वैसी भाषा को समझने में परेशानी होती है। तो व्यक्त भाषा के अंतर्गत भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का क्षेत्र जो है वह विस्तृत है। हम दिन भर में जितनी भी बातों को अपने द्वारा संप्रेषण करते हैं उसमें अधिकांशतः मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि मौखिक भाषा का जो रूप है वह स्थायित्व नहीं ले पाता है। जिस तरह से कि हम कभी बोल देते हैं 1 गिलास पानी दो, कभी बोलते हैं मुझे 1 गिलास पानी दो, तो उसका जो अंतर होता है वह क्षणिक होता है, वह बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मौखिक बात जो होता है वह स्थायित्व नहीं ले पाता है। इसके बारे में आप थोड़ा हटके सोचें कि कोई व्यक्ति अगर मकान खरीदने के लिए चला और कोई उसे अपनी तरफ से बात कर लिया, ठीक है मैं मकान बेच रहा हूँ, उस उम्मीद पर वह पैसा दे दिया। क्या कल दिन अगर वह कह दे कि मैंने आपका पैसा नहीं लिया है, तो उसके पास कोई प्रमाण देने के लिए कोई चीज़ है? नहीं है। आज की बात अलग है कि लोग आज डिजिटल के माध्यम से बातों को क्या करते हैं, आप लोग को जैसा जानकारी है कि लोग उसके बातों को रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। लेकिन किताबी भाषा में जब हम आते हैं तो मौखिक भाषा जो है वह हमारे व्यक्त करने का साधन है। भाषण के द्वारा लोग, नेता जितने हैं भाषण देते हैं, बोलते हैं, उसके बातों को हम सुनते हैं,
अपनी बातों को दूसरे तक समझाते हैं, ठीक है, लेकिन स्थायित्व के मामले में वह भाषा जो है उतनी परिपक्व नहीं है जितना कि लिखित की चर्चा अगर हम करते हैं तो लिखित भाषा में स्थायित्व है। जब हम कोई बातों को लिखकर दूसरे के सामने रखते हैं तो वह मेरा साक्ष्य होता है, प्रमाण होता है, और उससे हम हट नहीं सकते हैं। जब मैंने कोई कामों को लिख के दे दिया, किसी आदमी को लिखित भाषा में उसे हम प्रकट कर दिए, तो वह भाषा जो है हमारे लिए एक प्रमाणित रूप ले लेता है। तीसरी बात अब है सांकेतिक भाषा। संकेत के द्वारा भी लोग काम करते हैं, लेकिन इस भाषा का प्रयोग कम होता है। जैसे कि अगर खेल के मैदान में जो एम्पायर होते हैं वह निशान को खिलाड़ियों को बताते हैं। मान लिया जाए कि तुमको लाल निशान को पार करना है, एम्पायर भी उसकी बातों को समझ जाते हैं। वहाँ दूर, बहुत दूर के बच्चे खड़े हैं और अगर यहाँ से कोई उन्हें आवाज़ देंगे तो हो सकता है उसकी आवाज़ वहाँ तक ना पहुँच सके। लिखित का तो वहाँ कोई बात ही नहीं है। तो वैसे जगह में, काफ़ी भीड़ भाड़ वाले जगह में अगर हम किसी को बुलाना चाह रहे हैं तो उस समय हमारे सांकेतिक भाषा काम आ जाते हैं। सड़क पे ट्रैफिक जाम में इशारा जो होता है वह संकेत के माध्यम से होता है। तो भाषा को संप्रेषित करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं, मुख्य तौर पर आप समझें कि वही हमारी क्या है, मनोभावना को प्रदर्शित करने के लिए जो साधन है वह भाषा है। अब भाषा और बोली में अंतर है, इस बात को समझना है। भाषा का क्षेत्र जो है वह विस्तृत है और बोली का क्षेत्र जो है वह सीमित है। बोली कुछ दूर में, कुछ घरों में जाकर अलग अलग रूप ले लेते हैं। जैसे आप समझिए, आपके शहर में कुछ लोग राजस्थानी हैं, कुछ मारवाड़ी हैं, कुछ सामान्य लोग हैं, वह देहाती शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ मारवाड़ी भाषा का करते हैं, कुछ भोजपुरी का करते हैं, कुछ राजस्थानी गुजराती का प्रयोग करते हैं। तो वह उनका सीमित जो है घर परिवार तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन भाषा का जो रूप होता है वह राज्य स्तर पर और देश स्तर पर अपना रूप बनाए रखता है। हमारे जितने भी कार्यालय संबंधित काम होते हैं वह अंग्रेजी और हिंदी के माध्यम से होते हैं। वह भाषा स्थायित्व है, क्योंकि हम इसका वहाँ प्रयोग अपनी बोली के रूप में नहीं कर सकते हैं। भाषा और बोली में आप अंतर समझ गए होंगे कि बोली जो है वह घर परिवार गांव तक ही सीमित रहता है, लेकिन भाषा का जो क्षेत्र है वह देश और राज्य में एक ही भाषा का प्रयोग कार्य संबंधित के लिए किया जाता है, कागजात के लिए किया जाता है। हमें अब ध्यान देना है कि भाषा को व्यवस्थित करने के लिए हम व्याकरण का सहारा लेते हैं। अगर व्याकरण भाषा को माप तौल पर आधारित न करे तो वह साहित्य, वह भाषा अनुबंधित हो जाएंगे और उसका रूप बिखर जाएगा। जैसा कि आप उदाहरण के तौर पर समझें, बच्चे, यह ज़रूरी नहीं है कि व्याकरण का ज्ञान जो है वह हमेशा बुक से ही पढ़ कर के चलते हैं। नहीं, कुछ बात जो है वह हमारे वातावरण से बच्चे सीख जाते हैं। बच्चे 3 साल के होते हैं, नर्सरी के बच्चे, वह यही बोलते हैं कि पापा जी आ रहे हैं, माँ आ गई। क्या उन्हें यह पता है कि वह लिंग परिवर्तित कर रही है? नहीं, छोटे बच्चे को क्या पता है कि लिंग परिवर्तन में वाक्य का रूप बदलता है, लेकिन वह हमारे वातावरण को बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है। कक्षा में क्लास 1 की ही अगर हम बात करें तो क्लास 1 के बच्चे आसानी से यह बात रख लेते हैं कि हमारे विद्यालय की गाड़ी आ गई।
तो क्या वहाँ उन्हें यह पता है कि गाड़ी जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है? तो नहीं, सुनते समझते बच्चे अपने कारगर इतने होते हैं, उनके दिमाग इतने परिपक्व होते हैं कि बहुत कुछ वो हमारे वातावरण से सीखते हैं। बुक और टीचर, अभिभावक उसकी सहारा होते हैं। बहुत ऐसी बात होती है कि बच्चे अगर उस पर गौर करते हैं तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं। जानवर की भाषा जो होती है वह अव्यक्त भाषा होती है, वह अपनी भाषा को हमारे सामने नहीं रख पाता है। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि जानवर भी अपने भूख और प्यास को प्रदर्शित करता है और हम समझ जाते हैं कि इसे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मन की भावना जो प्रदर्शित करने का साधन है वही भाषा का रूप है। भाषा के बिना साहित्य अधूरा है। भाषा के लिए अब एक चर्चा कर देना चाहती हूँ कि भाषा की लिपि अलग अलग होती है और लिपि को आप साधारण तौर पर यह समझें कि लिपि भाषा का चिन्ह है। अगर आप क को क पढ़ते हैं तो मैं भी क को क ही पढ़ती हूँ, वह उसका निश्चित चिन्ह है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, नेपाली की लिपि देवनागरी है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, यह सबके लिए एक प्रमाणित चिन्ह है कि साहित्य को लिखने के लिए जिस हम लिपि का प्रयोग करते हैं उसका रूप देवनागरी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, यह राजभाषा है। कार्यालय के क्षेत्र में जितनी भी कागजात तैयार होते हैं वह हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से होते हैं, लेकिन हिंदी हमारी तृतीय भाषा है। प्रथम भाषा में बुक के अनुसार लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे कि चीनी भाषा जो है वह प्रथम भाषा माना गया है। हिंदी जो है वह संस्कृत भाषा का रूपांतरित रूप है, बदला हुआ रूप है। हिंदी का क्षेत्र विस्तृत है, इससे कई भाषाओं को सहयोग मिलता है। इसलिए हिंदी भाषा को भाषा की जननी भी कहा जाता है। हिंदी भाषा अपने आप में माँ का रूप संस्कृत को दिया गया है और बच्चे का रूप हिंदी को दिया गया है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह जागरूक होते चले जाते हैं। यह कई भाषाओं में मिलकर लोगों को सहायता प्रदान करते हैं, समझने में आसान हो जाते हैं। हमारी भाषा जो है सरल, सहज और सुव्यवस्थित है, इसलिए इसे समझना और परखना वास्तव में आसान है। व्याकरण का जो भाग 1 आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, इसके कई भाग हैं। जैसा कि आज आपको 2 भाग की चर्चा कर दी गई है, भाषा और व्याकरण। व्याकरण सीखना क्यों ज़रूरी है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्धता प्रदान की जाती है। धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।